फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे विदेशी भारत आए। क्या क्रम था उनका? PDEDF। पी का मतलब पोर्टुगीज या पुर्तगाली, डी का मतलब डच, ई का मतलब इंग्लैंड, एक डी डेनिश या डेनमार्क के लोग, और एफ का मतलब फ्रेंच पीपल, फ्रांस की कंपनी। ये बनी थी, ये आया था 1498 में, 1502 के एंड में बनी थी, 3 में इसने काम करना शुरू किया था। डी का मतलब डच, कब बनी थी? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 2, 1616, 1664। सबसे लेट कौन सी कंपनी बनी? फ्रांस की। और सबसे पहले बनी थी पुर्तगाल की। इनमें 2 कंपनियां आई अलग टाइम पर, जैसे PDEDF ये बनने का क्रम है। देखो 1500, 1600, 1602, 1664, बिल्कुल ठीक। लेकिन इंडिया में आई नहीं है ऐसे, आई हैं PEDDF। इनको हमने उल्टी जगह दे दी, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए। ये नहीं, मैंने क्या बोल दिया, ये उल्टा लिख दिया। ये 1600, बल्कि मैंने आपको बताया था 1599 का दिसंबर था, और ये 1602। तो ये आई किस तरीके से है? पहले बनी है, पहले पोर्टुगीज, उसके बाद इंग्लैंड वाली ये रही, ये दूसरे नंबर पर बनी, लेकिन आई पहले ये वाली। ये क्रम है आने का और ये क्रम है बनने का। ज़्यादा फेमस आने का क्रम है, तो आने का हम पहले याद करते हैं, क्योंकि हर बच्चा याद करता है PDEDF। लेकिन जब वो कहें बनने का, तो 2 की जगह उलट देना। किस किस की? डी और ई की। आपके देश में जो पुर्तगाली आए थे, इन लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें आपको सिखाई, जैसे आज तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो प्रिंटिंग प्रेस का, और दूसरा जहाज। लेकिन एक चीज़ इनसे और भी हमने सीखी, तंबाकू की खेती किसने सिखाई हमें? पुर्तगालियों ने। इन पुर्तगालियों के कुछ टाइम बाद आए थे डच कहाँ के पीपल हैं? पहले इनका नाम था हॉलैंड, फिर इन्होंने अपना नाम करा लिया नीदरलैंड। हॉलैंड के लोगों को, जैसे हम इंडिया के इंडियंस हैं, तो हॉलैंड के निवासियों का नाम, नीदरलैंड के निवासियों का नाम डच है। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने देखा भैया यहाँ तो पहले से ही पुर्तगालियों का राज चलता है एक हिस्से पर। किस हिस्से पर? इस तरफ याद है, कालीकट, कोचीन, गोवा, ये सब इन्होंने कब्जे में ले रखे थे। तो क्यों किसी से पंगेबाजी लेनी, यहाँ बना लो। कौन सी जगह थी वो? मछलीपत्तनम। जब इंग्लैंड वाले आए तो उन्होंने देखा दोनों पानी पे ये लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पहली कोशिश की सूरत में, लेकिन उनको किससे लड़ना पड़ा? पुर्तगालियों से। तो इसलिए उन्होंने पहली बिल्डिंग अपनी बनाई थी यहाँ मछलीपट्टनम। लेकिन फिर उन्होंने लड़ाई से एक बात क्लियर कर दी कि हमारी चलेगी, हमारा दबदबा चलेगा। किसका? इंग्लैंड वालों का। पुर्तगालियों का तो बहुत दबदबा था ना, अकेले हिंद महासागर के स्वामी थे ये, शांत जल की नीति। बाद में याद करो, पुर्तगालियों ने अपनी बेटी की शादी कहाँ कर दी थी? इंग्लैंड के राजकुमार से, और इनको दहेज में हमारा मुंबई गिफ्ट कर दिया था। ये सारी कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी। डेनिश आए, देखा ये कलेशी टाइप के लोग पहले ही लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा हमें नहीं आ रहा है ना, हम चले जाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ पानी की तरफ जो कब्जे में था वो इंग्लिश लोगों को देके चले गए। इनको टक्कर दी थी इंग्लैंड वालों ने बराबरी पर, जो कहाँ के थे? फ्रेंच। बस एक गड़बड़ थी, फ्रेंच वाले प्राइवेट नहीं थे, गवर्नमेंट की कंपनी, तो हर चीज़ पूछनी पड़ती, डिपेंडेंसी थी, टाइम बहुत लगता, इसीलिए हावी हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। कंपनी बड़ी चालाक थी। स्टार्टिंग में किसी ने हम पे अटैक नहीं किया। स्टार्टिंग में इन्होंने हमारे बादशाहों को कहा कि हम ट्रेड करने आए हैं, व्यापार करेंगे, और व्यापार में जो मुनाफा होगा वो आपके देश को भी देंगे, भारत को भी दे देंगे, आपको हम टैक्स देंगे। ये टैक्स क्योंकि फ्री का ही मुनाफा था। उस पानी पे हमारे अकबर ने भी कभी अपना ऐसे एज सच व्यापार का बहुत ज़्यादा लेन देन हमारा ना इस पट्टी पर नहीं था। हमने कभी नहीं पढ़ा कि मुगलों के पास बहुत बड़ी क्या थी? नौसेना। कभी नहीं पढ़ा तुमने? फौज थी, हाथी थे, घोड़े थे, लेकिन नौसेना के नाम पे बड़े जहाज, पनडुब्बियां, ये हमारा कल्चर नहीं था। इसीलिए ट्रेड या व्यापार करने वालों ने इन पानी की पट्टियों पे अपना कब्जा जमाया। मेन इंडिया तक ये नहीं आते तो फिर हम इनको मारते। जहांगीर ने जैसे जब ये लोग आए तो एक वो खानदान राज कर रहा था ना, भाजसा वाला,
फेमस था अकबर। कंपनियां ज़्यादातर अकबर के ही काल में, जैसे 1600 वाली अकबर का काल था, लेकिन जब तक कंपनी का आदमी आया 1608 में, प्रेशर कुकर का नाम क्या था? हॉकिंस। तब तक आपके यहाँ क्या आ गया? जहांगीर। जहांगीर ने कहा भैया लड़ लो, लड़ाई हुई, स्वाली का परमिशन मिली। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जिसका दबदबा बहुत था, कभी कंपनी ने हमारे ऊपर राज करने का सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि इसका तो नाम से लोग कांपते थे। लेकिन इसके मरने के बाद इसके नालायक बच्चे जब प्रॉपर्टी संभाल नहीं पाए, उनमें से एक का नाम था शाह ए बेखबर, जिसको कोई खोज खबर नहीं अपनी प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से क्या आता है। तो 1707 में औरंगजेब की मौत ने एक बात क्लियर कर दी इनके खानदान में कि हम लोगों में वो काबिलियत है नहीं जो हमारे बाप दादाओं में थी, पर जब तक चल सकता है चलने देते हैं। और 150 साल तक इनके बाप दादाओं का नाम टिका रहा। 1857, ध्यान से देखो, 7 साल ये और 150 साल यहाँ, तो ये हो गए 150 साल। एक खानदान सिर्फ इसीलिए 150 साल खिंच गया क्योंकि उसके बाप दादा परदादा उसके दादा के दादा ने बहुत बड़ा नाम खड़ा कर रखा था। इन लोगों की शुरुआत है 1526 से, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें किसका दबदबा था? बाबर। और इन लोगों का ताकतवर लड़का जो लास्ट था वो था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद के राजा कुछ नहीं थे, लेकिन 150 साल इनका दबदबा और इनका डर चलता रहा, और अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा कि हम इन पे राज करें। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी पोल पट्टी खुलने लगी, खासकर 1739 में, जब एक ईरान का राजा आया ना, वो नादिर शाह, और ये लूट के दिल्ली को ले गया, उसका तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा। तब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो इतने भी काबिल नहीं है कि अपने बाप दादा की चीज़ों को बचा सकें। प्रॉपर्टी तो छोड़ो, इनसे ये चीज़ें भी नहीं बची, ये चीज़ें उठा के ले गया, तो प्रॉपर्टी को कोई क्या करेगा। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया में इन लोगों के वंशज कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। एक विदेशी छोटे से ईरान का शासक आया और इनको लूट के ले गया, इसके दादा परदादा के सामानों को, जिसका कि दुनिया में डंका बजता था। इसीलिए ये बात क्लियर होती चली गई। और 1757 में अंग्रेज़ों ने पहली चाल चली, जब ये पूरा भारत ना बेटा एक था पहले, फिर बंगाल का जो नवाब था ना, इसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहीं मानता मुगलों को, मैं इंडिपेंडेंट राज करूँगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बंगाल सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था, किससे? मुगलों से। मुगलों मतलब ये औरंगजेब के जो लड़के थे या इसके पोते और ये सब। तो मुगलों से जब ये स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले स्वतंत्र होने वाले पे ही गिद्ध की तरह दृष्टि गई अंग्रेजों की। उन्होंने कहा भैया मुगलों को बाद में देखेंगे, पहले इस इंडिपेंडेंट से निपटते हैं। स्वतंत्र होने वाला कौन बताया मैंने? बंगाल कामधेनु गाय थी, बहुत पैसा था, टैक्स का बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास आता था। तो बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अटैक करने का प्लान किया, और प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी, आप सबको मैंने एक नाम बताया था, मीर जाफर। मीर जाफर महागद्दार, इंडिया का पहला गद्दार कह सकते हो, जिसने अपने देश का राजपाट किसके हाथों में सौंपने का पहला कदम? अंग्रेज। अंग्रेजों ने इसको लालच दे के खरीद लिया कि तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। हर किसी की सपना था, इच्छा थी कि भैया बंगाल का नवाब मैं बनूं। खूब सारे मुस्लिम जनसंख्या वाले थे तब का बंगाल, आज का बंगाल नहीं है, ये बांग्लादेश भी है। तब बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्ला सब बंगाल थे। तो बंगाल के नवाब बनने की इच्छा रखने वाले इस नाकाबिल आदमी ने, काबिल होता तो बन ही जाता, इसने इंडिया के साथ विश्वासघात किया, अपने राजा के खिलाफ BEIC का साथ दिया। और इसका राजा जो इस पे आंख मूंद के विश्वास करता था कि मेरे पास इतने काबिल लोग हैं, उसको रण क्षेत्र में जाके पता चला कि ये चीटिंग कर रहा है। जब उसने कहा कि युद्ध और कोई आगे नहीं बढ़ा, तो उसको फील हुआ कि शायद मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसने दोबारा पीछे मुड़ के कहा युद्ध, आक्रमण, कोई भी नहीं हिला अपनी जगह से। तब उसकी समझ में आया कि कंपनी के हाथों मेरा ये खास आदमी बिक गया, मीर जाफर। और जब वो एकदम से भौचक्का हुआ इस बात पे, वो वापस मुड़ा घर की तरफ, महल की तरफ गया, तो महल में पहले से वेट कर रहा था मीर जाफर का लड़का। इसने उसका सर कलम कर दिया, और इस तरह से आपके देश का पहला अंग्रेजों के साथ जो आपका युद्ध था बंगाल का, वो आप हार गए। इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, 1757। कुछ लोगों ने कहा ये लड़ाई थोड़ी ना थी, ये तो चीटिंग थी, कहाँ लड़ा, इंडिया से कोई लड़ाई नहीं, तुम लोगों ने चीटिंग की। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ कहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब बंगाल में एक दूसरा आदमी जिसका नाम था मीर कासिम, उसने कहा भाई मैं अपनी भूमि को ऐसे इन अंग्रेज़ों के, फिरंगियों के हाथ नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूं तो मुझे आसपास से सपोर्ट ले लेना चाहिए। ये पहुंचा बेटा यहाँ अवध में। अवध मतलब यूपी का इलाका, सोचो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, ये
पूरी बेल्ट ही तो है। यूपी के राजा के पास गया और इसने इससे कहा देखो आज मेरे ऊपर कर रहे हैं अटैक, कल तुम हो टारगेट, ये तो विदेशी हैं, फिरंगी हैं, हम सबको परेशान करेंगे, तुम मेरी मदद करो, मिलके आज एक बार बढ़िया लड़ाई करके इनको हमेशा के लिए भगा देते हैं। यूपी वाले ने कहा ठीक है भाई, कल को सही बात है, आज तेरे यहाँ है कल मेरे यहाँ आएगा। ये राजी हो गया। फिर ये आदमी कांटेक्ट करता है दिल्ली में बैठे जो भाजसा के वंशज हैं तो कमज़ोर, लेकिन फिर भी उनको कहते थे भाई मुगल तो हैं ही, और शाही कहलाते थे वो, रॉयल फैमिली। तो शाही खानदान को इसने कांटेक्ट किया और इसने कहा भाई देखो आज यहाँ है कल यहाँ, परसों दिल्ली भी पहुँचेंगे, तो इसलिए हम तीनों मिलके और BEIC से लड़ते हैं। अब इनको लगा ये बहुत आसान होगा, हम तीनों स्ट्रांग हैं, हमारी ज़मीन है, विदेशी हैं, कितने दिन टिकेंगे। इसने कहा ठीक है मैं भी आ जाऊँगा। ये भी आ गया, अवध का भी आ गया, यूपी का भी, दिल्ली, यूपी और बंगाल, ये पूरा बेल्ट इकट्ठी होके आ गई। अब ये लड़ाई कहाँ हुई? बक्सर में, बिहार के पास एक जगह पड़ती है बक्सर, यहाँ पर। और अब सन बदल गया था 1764। इस लड़ाई में इन तीनों को था कि यार मेरे साथ इतने ताकतवर दो लोग खड़े हैं, शाही सेना हमारे पास है, हम ही जीतेंगे। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और इनको था कि हाँ कंफर्म कि हम जीत जाएंगे। ये सोचो 3 ब्लॉक हैं, एक शाही सेना का जो दिल्ली से आया, एक अवध से आया और एक बंगाल से। अब इनके सामने एक छोटी सी सेना खड़ी है BEIC। BEIC कुछ लकी भी था, जैसे इस लड़ाई में तो हमें भी था कि हम ही जीतेंगे, कोई गद्दार भी नहीं था, तीनों बहुत डेडिकेटेड होके लड़े। लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में होती हैं, इसमें BEIC जीत गया। ये BEIC की जीत इन तीनों की नहीं, ये भारत की हार थी, क्योंकि बाकी सबको इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये जीतेंगे, ये हार गए। इन तीनों के साथ इन्होंने एक संधि की यूपी में, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और ये कब हुई है? ये हुई है अगस्त, एक हुई थी 12 अगस्त को और एक हुई थी 16 अगस्त को। सन वही चलेगा 16, कब था ये? 1764। तो ये 65 में हुई है बेटा, 64 की लड़ाई, 65 में संधि, प्रॉपर तरीके से लिखत पढ़त। पता है क्या हुआ? अब ये बैठे हैं अंग्रेज और हमारे राजा खड़े हैं। जैसे किसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, बैठे वाले की या खड़े वाले की? बैठे की ना भाई, बैठे का मतलब मैं बड़ा हूँ। अगर एक कुर्सी हो, PM और प्रेसिडेंट दोनों खड़े हों, तो उनमें से पहला किसका है? प्रेसिडेंट का। PM खड़ा रहेगा। एक कुर्सी है, DC है, IAS अफसर, और MP है, तो कौन बैठेगा? MP बैठेगा, उसको खड़े रहना पड़ेगा। ये रूल होते हैं बेटा, ये कोड ऑफ कंडक्ट में सिखाया जाता है। तो यहाँ सोचो, अब हमारे ये राजा जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो खड़े हैं और अंग्रेज बैठे हुए हैं। ये वही अंग्रेज हैं जो जहांगीर के दरबार में नीचे खड़े होकर ऐसे हाथ फैला के मांग रहे थे कि सर प्लीज व्यापार कर लें आपके यहाँ। और जहांगीर ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा था भाई मैं सोच के बताऊंगा। वो अंग्रेज जो यूं हाथ फैला के व्यापार की परमिशन मांगते थे, आज वो बैठे हैं और हमारे राजा हाथ बांधे यूं खड़े हैं। इसका मतलब अब हम हारने शुरू हो गए। यहाँ सबसे पहले बंगाल की बात करें, क्योंकि इनके कारण ही लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था। बंगाल के राजा को मार डाला गया। बंगाल की प्रॉपर्टी इन्हीं को मिलेगी, अब कंफर्म हो गया BEIC को। जो अवध का नवाब था, इससे कहा कि तू जो आया था इसके बदले तुझे 50 लाख हर्जाना देना है, क्योंकि तू लड़ने आया, 50 लाख रुपए दे। और इसके पास एक किला हुआ करता था, चुनार का किला, इस किले को हमें दे। इस किले की खासियत ये थी, कहते हैं अभेद्य किला था। राजा ना किले अलग अलग तरह के बनवाते थे, जिस किले के आगे शब्द लिखा होता था अभेद्य, इसका मतलब इसको भेदना संभव नहीं है। कोई कितनी फौज ले आए, कितना ही कुछ ले आए, ये किला टूटेगा नहीं। तो ऐसे किलों को कहते हैं अभेद्य किले। अभेद्य किले में रहने का मतलब आप सेफ हैं, कोई आपको खत्म नहीं कर सकता। हर कोई अभेद्य किला नहीं बनाता, इसमें लागत लगती थी। तो इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब से 50 लाख तो कैश लिया हर्जाना कि तू लड़ने आया, और अभेद्य किला ले लिया चुनार का। अब उस किले में BEIC रहेगी, अपनी फौज रखेगी, अपनी सेना बढ़ाएगी, और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बना बनाया किसी का पूरा किला, जो उसने उस टाइम पे कितने लाखों में बनाया, वो इसकी प्रॉपर्टी। दिल्ली के नवाब को कहा सर आप बिना बात आए, आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था, और अब आप लड़े हैं तो अब आपको ये करना पड़ेगा कि जो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी बेल्ट है, इसका पैसा अब हम लेंगे। यहाँ से जो टैक्स आएगा, अब तक आपके खजाने में जाता था आपके बाप दादा के कारण, अब वो सारा टैक्स का पैसा हमारे में आएगा। किसके घर में आएगा?
वो लोग जो हाथ फैला रहे थे अब उनके खजाने भरेंगे, क्योंकि पैदा करके हम देंगे, इंडिया देगा, खजाना इनका भरेगा, देगा इंडिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम हारे हुए हैं, हाथ बंधे खड़े हैं और ये लोग बैठ के अपने फरमान जारी कर रहे हैं और हमें वो मानने हैं। 1765 में इनकी जड़ जम गई। जड़ जमने के बाद क्या होगा, फिर तो पौधा आगे आगे बढ़ेगा, पेड़ बनेगा। तो इनकी शुरुआत तो हुई थी वो एक झूठी लड़ाई से। कौन सी लड़ाई से? वहां से फिर ये सच में जीते। कौन सा युद्ध? और अब ये कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जीत के तुम लोगों से, हमने जबरदस्ती नहीं की, ना ही हमने तुम्हारे सामने हाथ फैलाए, ना हमने कोई गद्दारी किसी ने की, हमने अपनी ताकत से तुम लोगों पे अपना कब्जा जमाया और अब तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी का सारा टैक्स हमारा। फिर इसके बाद मैंने आपको एक दिन कहानी सुनाई थी, इनकी नजर गई साउथ में। साउथ में कौन लोग थे? साउथ में फैला हुआ था बेटा भारत। भारत की दिक्कत थी, भारत ना एक साथ नहीं रहा। ध्यान से देखो, अब इस बेल्ट पे कब्जा था मराठों का, मराठे, जिसमें वीर शिवाजी के खानदान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिर सारे ये आ जाते हैं जो ये थे ना पेशवा। पेशवा सुने तुमने? वो बाजीराव मस्तानी मूवी नहीं देखी थी? उसमें पेशवा ही तो था वो बाजीराव। उसके बाद यहाँ देखो, ये पूरी बेल्ट ये कहलाते थे हैदराबाद। हैदराबाद के राजा के नाम के आगे लिखा जाता था निजाम। मराठे, और मराठों के साथ फिर कौन आ गए थे यहाँ? पेशवा। और इनके पास छोटी सी एक पट्टी उभरी थी। एक लड़के ने पहले सेना में काम शुरू किया, सैनिक बना, उसके बाद वो इतना लायक था कि सेनापति बना, फिर वो इतना लायक था कि उसने अपना एक एरिया बना लिया। तो वो छोटी सी एक पोस्ट से आने वाला आदमी जिसका नाम हुआ करता था हैदर अली, देखते 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 इतना डेवलप कर लिया इसने अपने एरिया को, नया शहर बसा के। एक शहर बसाया डिंडीगुल। यहाँ सिगार का उत्पादन होता था। पुरानी मूवीज में देखते सिगार पिया करते थे बड़े बड़े लोग, तो सिगार के लिए कौन सा शहर फेमस था? डिंडीगुल। इस बेल्ट में इसने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली। अब जैसे अंग्रेजों ने जिस बेल्ट पे कब्जा किया वो ये वाली बेल्ट थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन्होंने सोचा अब ऊपर भैया अभी शाही बैठा है, अभी सीधे पंगेबाजी मत लो, ठीक है जितना जीत गए, अब नजर नीचे दौड़ाई। ये तो ऐतिहासिक हैं, मराठे तो कभी औरंगजेब के टाइम के हैं ना, तो ऐसे लोगों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। निजाम के पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, बहुत हथियार हैं, इनसे भी क्यों पंगे लेने। तो सबसे पहले जो छोटे से बड़ा हुआ था इसके ऊपर इनकी नजर गई। किसके ऊपर? इस, हाँ, हैदर अली की प्रॉपर्टी का नाम था बेटा मैसूर। मैसूर। तो इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया कि जैसे हमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा कर लिया, ऐसे मैसूर पे कब्जा कर ले। तो मैसूर पे कब्जा करने की प्लानिंग इनकी 2 ही साल बाद स्टार्ट हो गई। ये कहानी कब की थी जो सुनाई थी मैंने? ये 1765 में। देखो वहां लिखा था ना 1765 अगस्त। 2 साल बाद इतना पैसा यहाँ से आया कि इन्होंने सोचा अब इससे सेना का साइज बढ़ाते हैं, नए हाथी, नए घोड़े खरीदते हैं, अपनी सेना पे खर्च करते हैं। और सिर्फ 2 साल बाद 1765 में तो इनके काम धंधे जमने शुरू हुए थे। 1767 में इन्होंने इस पे अटैक करने का प्लान बना लिया। लेकिन एकदम से अटैक करना इतना भी आसान नहीं था, ये भी तेज था। और जो आदमी सैनिक भर्ती होके और राजा के पद तक पहुंचा हो, तो ये मानो कोई वो नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं, उसके अंदर काबिलियत होगी। तो इसने सैनिक के रूप में काम करना शुरू किया। चालाकी इसको भी बहुत आती थी, तभी इसने राजपाट शुरू किया होगा। वो जब अटैक करने इसके ऊपर आए 1767 में, तो इसने पहले से सारी प्लानिंग कर ली और पता करवा लिया। गुप्तचर व्यवस्था थी उस टाइम पर कि क्या कुछ कर रहे हैं। तो पता चला कि तुम्हारे पड़ोसियों को इन्होंने खरीद लिया, पैसे देके और जैसे तैसे। तो इसने पता करवाया कि पेशवा बिक गए उस जमाने में 20 लाख में। और बिक गए का मतलब पेशवा ऐसा नहीं कि उनके, पेशवा को उसने ये कहा कि जब मैं आऊँ तो तुम भी अपनी सेना भेज देना, एक अटैक मैं करूँगा, एक तुम कर देना, घिर जाएगा ना चारों तरफ से, इधर पानी है, एक अटैक तुम कर देना। तो पेशवाओं को इसने कहा कि तुम्हें सिर्फ अटैक करना है, 20 लाख रुपए तुम्हारे, बाकी जो जीतेंगे वो आगे बांट लेंगे। तो पेशवा अपने लालच में कि ठीक है यार फ्री के 20 लाख मिल रहे हैं, किसको बुरे लगते हैं, उस जमाने में 20 लाख बहुत बड़े थे, वो राजी हो गया। फिर इसने इसको पट्टी पढ़ाई कि निजाम, तुम्हारा पड़ोस में ये लड़का कल तक तो सैनिक था, इसका कोई राजपाट का कोई पुराना खानदान तो है नहीं, तो क्यों कल को तुम्हारे बराबरी पे आ जाएगा, तुमसे लड़ेगा, तुम्हारे हथियार लेगा हिस्से, तुम मेरी मदद करो और जब मैं आऊं तो एक फौज तुम भेज देना। पेशवा ने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। पेशवा को पैसे नहीं दिखाए क्योंकि पैसे की उसको जरूरत नहीं थी, बहुत रिच था ये, बहुत ज्यादा। हाँ, पेशवा बोल दिया निजाम को, बहुत पैसा था इनके पास। ये तो पटेल की भी नहीं माने थे ना। 1948 में पटेल ने जब कहा तो उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हम अपनी एयरफोर्स आर्मी खुद रखेंगे। वो तो यहाँ ऑपरेशन चला, वरना हैदराबाद तो इंडिया बनना ही नहीं चाहता था, बहुत पैसे वाले थे। अब ये 2 तरफ से
दोनों अपनी अपनी सोच के अनुसार मदद करने को तैयार हो गए। किसकी? BEIC। लेकिन मैंने आपको परसों कहानी सुनाई तब बताया था, इस अटैक से पहले हैदर अली ने अपने आदमी दोनों तरफ भेज दिए। उसने इनको कहा कि यार 20 लाख ही तो दिए ना, मैं 35 पकड़ाता हूँ, तुम उनको मना मत करना, तुम बस आना मत। जब वो आए तो तुम ये मत कहना हमने उससे 35 लिया, तुम ना उसको वापस करना, तुम आना मत। इनको 35 लाख रुपए भिजवा दिए हैदर अली ने, और इनके पास मैसेज भेजा कि देख यार, तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, ये आएंगे कल चले जाएंगे, विदेशी भाग जाएंगे, लेकिन तू मुझसे आज पंगे लेगा तो कल को फिर मैं भी ऐसे कुछ ना कुछ तो करूँगा, ऐसे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। तू क्यों उनकी वो कर रहा है? वो क्या है, आज हैं कल नहीं, किसने देखे वो? इसको भी समझ में आया। इसने कहा हाँ यार, मैं क्यों बिना पैर अपना पंगे में डालूं, और मुझे क्या मतलब कोई लड़े या मरे, मैं क्यों जाऊं। इसने भी एन मोमेंट पे मना कर दिया, लास्ट मौके पर इसने भी मना नहीं किया, बस उनके साथ ये किया हम नहीं आते। जब ये यहाँ पहुंचे तो ये इसके ऊपर अटैक करने पहुंचे, इसकी राजधानी पे। ये पहले से तैयार था, इसने इनका मतलब एक तरह बराबरी की टक्कर ली, और ये ज़्यादा हावी हुआ क्योंकि एरिया तो इसी का है ना, इसको सारी चीज़ों के बारे में पता है। अब ये यहाँ से दुम दबा के भागे, और यहाँ पे इन्होंने एक किला बना रखा था ज़मीन पट्टे पे लेके, मद्रास के पास, वहाँ जाके घुस गए। लेकिन ये पीछे पीछे गया और वहाँ जाके इसने लिखत पढ़त करवाई। अब हैदर अली बैठा था और ये खड़े हुए थे, और वहाँ एक कागज़ तैयार हुआ और उस पर लिखवाया गया कि इस पूरी लड़ाई की गलती तुम्हारी है, BEIC की, इसमें मेरा जो खर्च हुआ, हैदर अली कह रहा है, वो तुम दोगे। अब ये कहाँ से देंगे, आप ही के देश से कमाते हैं ये, उसमें से पकड़ा देंगे। आगे कभी मेरे ऊपर अटैक हुआ तो तुम मेरी मदद करने आओगे। एक तरह से BEIC को नीचा दिखाने के लिए एक संधि कर ली गई, जिसको नाम दिया गया मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि हैदर अली और BEIC के बीच में। इस युद्ध को नाम दिया जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूरू वॉर। आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर युद्ध। हमारी इंडियन हिस्ट्री में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिनमें सबसे पहला मैंने बता दिया 1767। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है पता है? पैसे से। और पैसा कहाँ से आ रहा है? इलाहाबाद की संधि से। संधि क्यों हुई? बक्सर के युद्ध में हार के कारण। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जब पहले क्या हुआ? प्लासी, यानी पहली शुरुआत थी इनकी प्लासी 1757। और वहाँ से देखो इनकी हिम्मत कैसे बढ़ती जा रही है, 10 साल में क्या क्या कर डाला इन्होंने। यहाँ ये हार गए, लेकिन ये इस हार को अपनी बेइज्जती नहीं मानते थे, क्योंकि ये बाहर के थे। इनको लगता था भाई हम तो जितना मिल जाए उतना बढ़िया, ना मिले कोई बात नहीं, हमारे घर से थोड़ी कुछ जा रहा है। कुछ साल बाद इस आंग्ल मैसूर के दोबारा आ गए बेटा, ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस बीच में 82 में हैदर अली की डेथ हो गई। वो डेथ नेचुरल थी, बीमार थे, बुजुर्ग थे, मर गए। उस डेथ के बाद इस युद्ध में बीच में ही आ गया नौजवान टीपू सुल्तान। पर देखो, कोई भी काम जब फर्स्ट टाइम लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आप कितने ही पारखी हो, आप कितना ही कुछ जानते हो, लेकिन लड़ाई एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें आपको दिक्कत आएगी। ये हार गया, और हारने का मतलब बात 50-50 पे खत्म हुई, एज सच भी नहीं हारा। यहाँ पे एक संधि हुई बेटा, जिसको बोलते हैं मंगलौर की संधि। बंगलौर सुना है ना तुम लोगों ने? बंगलुरु जिसका नया नाम है, यहीं पे एक संधि हुई जिसे क्या कहा जाता है? मंगलौर। ये माना जाता है 50-50 था, ना कोई जीता ना कोई हारा 4 साल में। BEIC हावी भी नहीं हुआ लेकिन हारा भी नहीं। पिताजी के टाइम पे BEIC हारा था, तो उसमें पोजीशन स्ट्रांग किसकी मानी गई? मैसूर की। अब दोनों 50-50 पर है। तीसरा युद्ध हुआ 1790 में और 92 तक चला। इसमें टीपू हारा। ऐसा तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इसके घर के भीतर तक, इसके एरिया के अंदर इसकी राजधानी थी बेटा श्रीरंगपट्टनम। यहाँ तक घुस गए इसके किले में अंग्रेज, और ये खड़ा हुआ था, अंग्रेज बैठे थे और कागज तैयार हुए जिनमें लिखा गया कि तेरी गलती है और तेरी ये प्रॉपर्टी तू ढंग से चला नहीं पा रहा, तुझे हमें 3 करोड़ रुपए देने हैं। अब इसके पास 3 करोड़, कोई भी अपने घर में कैश नहीं रखता। इसने कहा भाई मेरे पास 3 करोड़ नहीं है, तो इसके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, एक 10-12 साल का था, एक 4-5 साल का, इसके बेटों को उठा के ले गए अंग्रेज। किसी भी राजा के लिए ये बेइज्जती की बात है, उसके सामने उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को उठा के ले जाए। तो ये एक तरह से माना गया कि थर्ड में कौन हारा? टीपू हारा। फोर्थ की तैयारी टीपू कर रहा था। टीपू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इसने फ्रांस को लेटर लिखा था एक कि मुझे मदद चाहिए, आप लोग मदद भेज दो। फ्रांस की बहुत बढ़िया दुश्मनी थी ब्रिटिशर्स से, तो फ्रांस ने कहा ठीक है मदद करेंगे। पर वो लेटर जब तक जाता मिलता, पहले बात हुई थी मदद करने की, वो लेटर बीच में मस्कट नाम की जगह पे पकड़ा गया। जब वो लेटर पकड़ा गया तो ये बात खुल गई कि टीपू लगातार किसके साथ कांटेक्ट में है? फ्रांस के।
फ्रांस कल को ब्रिटेन को मार भी सकता है क्योंकि वो टक्कर का देश है। ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया, अब टीपू को जिंदा मत छोड़ो, ये नुकसान करेगा, छोड़ो अब ये लड़ाई झगड़े, इसको मार दो क्योंकि ये लगातार कांटेक्ट कर रहा है। 1799 में कहने को हिस्ट्री कहती है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन ये वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, ये सिर्फ एक टारगेट की लड़ाई थी कि हमें टीपू को मारना है, कोई संधि समझौता नहीं। और 99 में ही युद्ध हुआ और 99 में ही टीपू की मृत्यु हो गई, इसको मार डाला गया, तो कोई संधि समझौता नहीं हुआ। यानी देखो कितनी जल्दी चीजें इनके हाथ में आती चली गई, इनका समय कैसे पॉजिटिव शुरू हुआ इनकी सेंस में। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, फिर मैसूर से लड़ लड़ के मैसूर की पट्टी। मैसूर के साथ साथ ही इन्होंने धीरे धीरे इसी बीच में जो ये टाइम पीरियड चल रहा है ना 1799 का 17, इस बीच में इन्होंने इन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया, मराठों पे। और ये मराठों से भी 3 बार लड़े, वहां भी संधियां करके फाइनली मराठों पे और मैसूर पे इनका कब्जा। ये थोड़े से इस तरह के थे, इनको ज़्यादा पैसे वैसे का लालच था नहीं, इनको जैसे तैसे समझा बुझा के अपने कंट्रोल में कर लिया। और ऐसे विद इन फ्यू ईयर्स साउथ की सारी पट्टी किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिशर्स के। देखो कितनी आसानी से ये टारगेट बनाए, साथ साथ इनके ऊपर अटैक किया। 1875 में इनके ऊपर अटैक हो गया था, फिर 82 में संधि कर ली, फिर आगे जाके मतलब 15-20 सालों में सारा साउथ इनके कब्जे में था। कुछ सालों में ये इन्होंने कब्जे में कर लिया, ऐसे करके इंडिया इनके कब्जे में आ गया। तो साउथ इनका हो गया, ईस्ट इनका हो गया। आगे जाके फिर पंजाब साइड में एक राजा, जब पढ़ेंगे आगे डिटेल में, रणजीत सिंह जी थे, जिनका एक दबदबा था, महाराजा रणजीत सिंह जी। लेकिन उनकी मौत के 10 साल के अंदर अंदर पूरा पंजाब, हरियाणा सब इनके अंडर आ गया। हरियाणा तो खैर इन्होंने मराठों से लिया था, पेशवाओं की प्रॉपर्टी था हरियाणा। लिखत पढ़त में 1803 में सुरजी अंजन गांव था, वहां लिख दिया कि मराठे अपनी प्रॉपर्टी, ये पेशवा जो हरियाणा की प्रॉपर्टी है, ये BEIC को गिफ्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा को उठा के BEIC को दे दिया। आया समझ में? ये कहानी है। तुमने 2 युद्ध मेन सुन लिए, एक प्लासी, एक बक्सर। इस बक्सर से लगातार किसकी कमाई का काम बन गया? हाँ, लगातार हर 6ठे महीने टैक्स आ रहा है, 4थे महीने, क्योंकि फसलें तो 4-6 महीने की तो होती हैं, ढेर पैसा इकट्ठा हो गया। उसके 2 साल के अंदर किस पे अटैक करना शुरू कर दिया? और मैसूर के पैरेलल किस पे अटैक करने लग गए? मराठे। और देखते देखते सब इनके कंट्रोल में आ गया। अब ये 2 कहानियां एक बार देखो जरा। फर्स्ट में तुम क्या बता रहे थे, क्या रह गया? कर्नाटक युद्ध। ये पढ़ाया नहीं ना, कर्नाटक की वॉर। ठीक है, इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ाया था कि पेज नंबर 11 बिल्कुल नहीं पढ़ाया? अच्छा, ये ऊपर के ये एक्स/शपेल और ये संधि नहीं कराई ना? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सुन लो, फिर पढ़ा देती हूँ। वैसे ये ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी जब तुम ये मैसूर वगैरह पढ़ लोगे। पहले उनको पढ़ लेते हैं। इसमें ना 4 युद्ध हुए हैं और उनकी संधियां हैं आ पा पे करके, वो शॉर्टकट है, मैं बता दूंगी। उससे पहले ना तुम थोड़ा सा कहानी सुनो ताकि उस तक पहुंचे कि लड़ाई के बाद क्या हुआ, कैसे अमीर बने। 12 पेज करवा दिया था? ठीक है बेटा, अब सेकेंड टॉपिक निकालो, पोस्ट मुगल पीरियड। ये भी तुम्हें नहीं करा रही अभी मैं, जो कहानियां है ना पहले वो समझाऊंगी ताकि तुम्हें आसान दिखे। ये तुम आओ पेज नंबर, इसमें देखें जरा, बंगाल, बक्सर, और ये देखो जरा कहीं छोटी कहानियां लिखी होंगी। एक मिनट, शायद 4th टॉपिक, 4th है बेटा। 31 पेज पे आ जाओ। 31। ये कहानियां सुन लोगे ना फिर बीच वाले आसान दिखेंगे। 30 पे है, बल्कि 30 से स्टार्ट है। ब्रिटिश आधिपत्य का विकास, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। इसका मतलब ब्रिटिशर्स कैसे ऊपर पहुंचे, यही तो टारगेट है पढ़ना। टॉपिक के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नंबर लिखा जाता है सीरीज में, लेकिन कहानी सीरीज में नहीं हुई। कहानी हुई, जैसे कहानी जब पढ़ेंगे ना तो मेन पहले फोकस रखेंगे ब्रिटिशर्स कैसे हावी हुए, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे कि प्लासी, बक्सर, उसके बाद ये नीचे की बेल्ट। जब पढ़ेंगे तो फिर मुगलों के बेटे कौन थे वो सब भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मॉडर्न का हिस्सा है। चलो पेज 30 पर आ जाओ। ब्रिटिश आधिपत्य का विकास, सबसे पहला पॉइंट देखो। 1600 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के आदेश से गठित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आई। इसमें टिक कर लो 1600, व्यापार, इनका टारगेट था व्यापार करना। 1607 में सूरत, इसको 8 बना लो, 7 को 8 बना लो, और 1612 में मसूलीपट्टनम, दक्षिण भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना।
क्या 1608 वाली कोठी पूरी हो पाई थी इनकी शुरू में? नहीं। कौन लोग बीच में आ गए थे? पुर्तगाली। और फिर जब ये शिकायत करने जहांगीर के पास गए तो उसने क्या कहा, भाई देखो तुम अपनी जगह ठीक हो, वो अपनी जगह, लड़ लो झगड़ लो, जो जीते वो बना लेना। फिर कौन सी लड़ाई हुई थी? स्वाली, जिसमें कौन जीता था? अंग्रेज जीत गए थे पुर्तगालियों से। तो ये टिक कर लो, 1608 कर लेना। सूरतियां लिख लो, अधूरी रह गई। ये कोठी बनी नहीं थी इनकी, अधूरी रह गई। बाद में फिर इसको पूरा करेंगे स्वाली के बाद। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में इन्होंने काम किया। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर भारत में अंग्रेजों के अलावा कौन कौन थे? अंडरलाइन करो। पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे। सबसे पहले पुर्तगाली टिक कर लो 1498 और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए 1664। तुम्हें सारे सन याद हैं, बताओ क्या क्या थे? 1498, 1600, 1602, 1616, 1664। ये 1616 वाले कौन है? डेनिश। और 1664 वाले फ्रेंच, 1602 वाले डच, 1600 वाले ब्रिटिशर्स और 1498 वाला पुर्तगाली। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, ये टिक कर लिया हमने। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे अंत में फ्रांसीसी। पुर्तगाली तुम्हारे यहाँ से कब गए? 1961। यहाँ लिख लो, 1498 के नीचे लिखो 1961 में गए। आए थे 1498, गए 1961। और जहां लिखा है फ्रांसीसी 1664, ये कब गए तुम्हारी पुदुचेरी को खाली करके? 1954 में। यहाँ लिख लो 1954 में पुदुचेरी छोड़ा। जो सुनेंगे वो लिख पाएंगे, मिक्स मत करना। दोबारा सुन लो, 1498 में पुर्तगाली आए थे और गए कब? 1961 में, गोवा छोड़ के। और फ्रांसीसी आए थे 1664 में, ये पुदुचेरी को खाली करके गए 1954 में। हाँ बेटा बताओ। हाँ, क्या लगानी है? जैसे मैंने बोला 1498। हाँ हाँ बेटा, सदी हमेशा एक आगे बढ़ती है। जैसे अभी हम किस में बैठे हैं? 2024 में। इसको देखोगे तुम, हम 21वीं शताब्दी में हैं। ये क्या कहलाएगा? 15वीं शताब्दी। जो लोग 1664 में आए वो कब आए? 17वीं शताब्दी में। तुमने जो क्रांति की 1857, ये 19वीं शताब्दी के। और इसमें दो वर्ड्स आते हैं बेटा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का मतलब 1850 से पहले और उत्तरार्ध का मतलब 50 के बाद। शताब्दी हमेशा एक आगे बोली जाएगी। हमने आज़ादी पाई 1947 में। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 50 से पहले ना हमें आज़ादी मिली। तो कब से कब तक मध्यकाल कहलाता है? 8 से 18वीं तक। 8 से 18वीं। बताओ सन कितना हुआ? इसमें कौन सा अटैक था? वो 712। मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था? पहला इस्लामिक, पहला मुस्लिम अरबी आक्रमणकारी। तो हम कहते हैं ये कौन सा टाइम शुरू हो गया था? मध्यकाल, क्योंकि नया धर्म आ गया था, इस्लाम धर्म। तो शताब्दी हमेशा एक आगे। 1498 में आने वाला कब माना जाएगा? 15वीं शताब्दी। और जो 1664 में आए वो 17वीं शताब्दी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। लेकिन आपके यहाँ से सबसे लेट गए पुर्तगाली। कब गए? 1961 में। ठीक है, अब समझ में आ गया? एक आगे बोलनी है। चलो आगे पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट सिर्फ समझो। शीघ्र ही भारत के लाभदायक व्यापार को लेकर, भारत का व्यापार लाभदायक क्यों था? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सस्ती थी यहाँ, विदेशों में उनकी कीमत बहुत महंगी मिलती थी। इन कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, इसको टिक कर लो, कंपटीशन शुरू हो गया इन पांचों में। और इस कंपटीशन में लीड में कौन आएगा? इंग्लैंड। प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई, जो इन देशों की वैश्विक औपनिवेशिक होड़ का परिणाम थी। ज्यादा इनको लालच था, मेरे पास ज्यादा कॉलोनी, मेरे पास ज्यादा। नेक्स्ट पढ़ना, 1664 में फ्रांस का सम्राट था लुई 14। मैंने बताया था इनके राजाओं के नाम के आगे लुईस लिखते थे। 16वें की किस्मत कितनी खराब थी कि उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, बहुत पैसा खर्च करने वाली। उसके बाद लुईस का खानदान ही खत्म हो गया, बॉर्बन फैमिली थी ये। तो ये टिक कर लो। सम्राट लुई 14 का मंत्री कोलबर्ट, इसकी योजना के अनुसार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
कैंपनी देश इंडस, ये इसका उनकी भाषा में नाम था, की स्थापना हुई। और फ्रांस ने पहली बार भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो बताओ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664। वहाँ कौन राजा था तब? लुइस 14। कौन सा राजा अंतिम था? लुइस 16, जिसका खात्मा करके वहाँ पे कौन सा क्लब बताया था? जैकोबिन क्लब। जिससे कौन कांटेक्ट में था यहाँ? टीपू सुल्तान, पर उसका वो लेटर पकड़ा गया। नेक्स्ट पढ़ो। व्यापारिक उद्देश्यों से भारत में, सिर्फ पढ़ लो, भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियों ने शीघ्र ही भारत की राजनीतिक अस्थिरता, इसको टिक करो। हम कहीं ना कहीं कमजोर थे बेटा, नहीं तो ये कैसे छाते यहाँ पे? ये इसलिए तो छा गए क्योंकि हम कमजोर थे। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब पॉलिटिकली हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर थे। अस्थिरता और अव्यवस्था का लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया, इन्होंने फायदा उठाया, जिसकी परिणति हुई कर्नाटक युद्धों के रूप में। ठीक है, अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, कर्नाटक युद्ध में तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि यहाँ फिर ये इससे जुड़ के पिछला भी कवर हो जाएगा। नाम है कर्नाटक, किसकी प्रॉपर्टी है? इंडिया की, है ना, हमारी। अजीब बात है, कर्नाटक में युद्ध लड़ने वाले विदेशी हैं, नाम हमारा ले रहे हैं और कह रहे हैं हम कर्नाटक युद्ध लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं अपने कंपटीशन में अंग्रेज फ्रांस के साथ, कि फ्रांस कैसे इंडिया में रहेगा। ये तो मेरे बाद आया है, वैसे भी सरकारी कंपनी है, हम प्राइवेट है, हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो हिस्ट्री में 3 फेमस कर्नाटक युद्ध हुए हैं। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, नाम सबका वही है, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध। इसमें 2 कंट्रीज लड़ रही हैं, हम नहीं लड़ रहे कर्नाटक में, एक ब्रिटिश लड़ रहे हैं और एक फ्रेंच। अच्छा, यहाँ के साथ साथ विदेशों में भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ लड़ रहे हैं, विदेशों में भी लड़ रहे हैं। 7-7 साल तक लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। फाइनली नाम हमारा लेके और लड़ रहे हैं अपने कंपटीशन के कारण, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अमीर बनूं, वो चाहता है मैं। इनका खात्मा हुआ 3 संधियों के साथ। अब मैं सबको ऐसे लिख नहीं रही, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा, समझ जाना। पहले का खात्मा हुआ, ये है आ पा पे, ऐसे याद कर लेते हैं, फिर आसान रहेगा। आ पा पे का मतलब है 3 शब्द लिखने हैं। यहाँ लिखना है ऑक्स, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, पहले सुन लो। ऑक्स ला शैपेल, ये जगह है बेटा विदेश में, इसका नाम है पौंडीचेरी, ये हमारी है पौंडीचेरी, यहाँ संधि हुई। और पे का मतलब है पेरिस। तो आ पा पे, ये 3 संधि करेंगे ये 2 देश, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, लड़ रहे हैं कहीं कहीं पर, नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं। इनका नाम कुछ और भी तो रख सकते थे ना, लेकिन क्योंकि टारगेट है इंडिया में किसकी चलेगी, तो इसलिए हिस्ट्री में नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। तुम्हारा कर्नाटक लिखा जाता है KAR, ऐसे लिखते हो ना कर्नाटका, वो लिखते हैं CAR, कर्नाटक युद्ध। ये उनकी हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, उनकी हिस्ट्री में इसी नाम से पढ़ाया जाता है। तो हमारा कर्नाटक उनका कर्नाटक युद्ध कहलाता है। नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं, लड़ यूरोप में भी रहे हैं, अमेरिका में भी रहे हैं और इंडिया में भी रहे हैं। तो हमारे नाम के साथ ये 3 नाम और याद कर लेना, आ पा पे। आ का मतलब ऑक्सला शैपेल, जगह है ये। पा का मतलब पौंडीचेरी, ये हमारे में है। और तीसरा पे का मतलब पेरिस। ये संधियों के नाम हैं, युद्धों के नाम सबका नाम क्या लेना है? जैसे आंगल मैसूर 4 थे ना, नाम तो एक ही था, आंगल मैसूर, ऐसे कर्नाटक नाम लेना है, लेकिन संधियां अलग अलग हुई, ऑक्सला शैपेल, पौंडीचेरी और पेरिस। तो आ पा पे। अब पढ़ के देखो, सिर्फ हमारा नाम लेंगे, काम हमारा कुछ नहीं है इसमें, ना हम ज्यादा लड़े। हाँ, सेकंड युद्ध लड़े थे ये कह के कि हम इसको राजा बनाएंगे, इसको, मतलब वो किसी को राजा कह रहे थे, वो किसी को, फालतू की बात थी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। चलो पढ़ के देखो। अब इसमें हम पहुंचे हैं पेज नंबर 30 पर, कर्नाटक युद्ध। इस पॉइंट को पढ़ो। व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियों ने शीघ्र ही भारत की राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था का लाभ उठाना शुरू कर दिया, जिसकी परिणति हुई कर्नाटक युद्धों में। ये टिक कर लो, ये मेनली 2 देश लड़ेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस। पहला पढ़ना, 3 कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा, इसको टिक करो, इंग्लैंड और फ्रांस के कॉम्पिटिशन के कारण थे बेटा ये। पहला टिक करो, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, तो ये कलेश आपस में है, नाम हमारा ले रहे हैं, पढ़ो सिर्फ। यूरोप में ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर प्रारंभ हुए इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी दिखा। ये युद्ध इंडिया में था या यूरोप में था? यूरोप में। किस पे कब्जा? ऑस्ट्रिया, छोटा सा एक देश है ऑस्ट्रिया। फ्रांस कह रहा है मैं कब्जे में लूंगा, इंग्लैंड कह रहा है मैं। कब्जा वहां लेना है, प्रॉपर्टी वहां, देश वहां, नाम किसका बदनाम कर रहे हैं? इंडिया का, और कह रहे हैं कर्नाटक युद्ध, क्योंकि यहां भी लड़ रहे हैं आपस में। पढ़ो आगे।
ला बुर्दोनाए के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के मद्रास पर अधिकार करने पर कर्नाटक का नवाब था, जिसको अंग्रेजों का समर्थन मिला हुआ था, इसके साथ युद्ध हुआ। और एलाश पे, इसको टिक करो, एलाश पे ही एक्स ला शापेल या ऑक्स ला शापेल, थोड़ा बोलने का तरीका बदल देते हैं, इसको ऑक्स ला शापेल भी कर लो। ये आ पापे में ऑक्स, ऑक्स ला शापेल या एक्स ला शापेल जगह है बेटा ये, ठीक है। एलाश पे भी इसी को बोलते हैं। आया समझ में? ये कलेश कहाँ हो रहा है? एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। दो कब्जे में कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। वहां भी लड़ रहे हैं, यहां भी लड़ रहे हैं। यहां कंपनी लड़ रही है एक सरकारी कंपनी से। किसकी है? प्राइवेट वाली ब्रिटिशर्स की, और सरकारी वाली फ्रांस की। सारा कलेश वहां शुरू हुआ, लेकिन नाम हमारा लेना है कि कर्नाटक युद्ध कर रहे हैं हम। अगला देखो, दूसरा कर्नाटक युद्ध अगले ही साल 1748 में वो खत्म हुआ, अगले साल शुरू कर दिया 49 से 54। 1749 में फ्रांसीसी सेना ने अरकाट या अंबूर, ये कर्नाटक की राजधानी, इस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, जिसमें यहाँ का नवाब मारा गया। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का और अंग्रेज दूसरा आदमी ले आए मोहम्मद अली, इसका साथ दिया। अंततः रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी अधिकारी जैक्स लॉर्ड चांदा साहब को मात दे दी। यानी कैंडिडेट हमारे दो के ऊपर लड़ रहे हैं, दोनों कठपुतली हैं। ब्रिटिशर्स कह रहे हैं ये बैठेगा, वो कह रहे हैं ये बैठेगा। जैसे हमारा कोई भी बैठे, तुम्हें क्या मतलब है, लेकिन ये दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, और नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं कर्नाटक युद्ध में। तीसरे पर आ जाओ, ये भी 4 साल बाद शुरू हो गया, 54 में खत्म हुआ, 58 तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। इंग्लिश गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत बड़ा नाम है बेटा, इसको टिक कर लो, ये जगह जगह पढ़ा जाएगा। क्लाइव बहुत ताकतवर समझदार आदमी। फ्रांसीसियों के गढ़ चंद्रनगर पर इसने अधिकार कर लिया। फिर पौंडीचेरी के गवर्नर काउंट द लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। ये सारे नाम याद नहीं रखने, क्लाइव इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन में टिक करना 1760, ये इंपॉर्टेंट लिखो। वांडी वॉश, बताओ किसको वॉश कर दिया था कि तुम यहां से चलो निकलो? हाँ, इसमें टिक करो। ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति था लाली, इसको निर्णायक रूप से पराजित कर पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों का लास्ट बड़ा युद्ध जिसमें इनका खात्मा कर दिया लगभग, जिसका नाम है वांडी वाश। कौन ताकतवर साबित हुए? अंग्रेज। अंग्रेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखना। वांडी वॉश में वॉश कर दिए, धो दिए अंग्रेजों ने। कौन? फ्रांसीसी। ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति, 7 साल चला ये युद्ध, समाप्त हुआ। वहां भी यूरोप में भी। पेरिस की संधि, टिक कर लो पेरिस। आ पा पे, इनके पास तुम वैसे आगे टेबल में भी लिखा है, चलो यहाँ बस पढ़ लो। पेरिस की संधि टिक कर लेना। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तीनों युद्ध समझ में आए? बताओ पहला किस किस के बीच है? उन्हीं के बीच हैं। किस किस के? अंग्रेज और फ्रांसीसी। पहला नाम बदनाम कर रहे हैं एक छोटे से टुकड़े का, ऑस्ट्रिया। किसके कब्जे में आएगा? जिसका कब्जा उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो दोनों लड़ रहे हैं। कौन कौन? अंग्रेज भी और फ्रेंच भी, कि ऑस्ट्रिया मेरा, ऑस्ट्रिया मेरा। उस लड़ाई का असर इंडिया पे भी आया, तो यहाँ भी लड़ रहे हैं। नाम क्या दे दिया? कर्नाटक युद्ध। 2 साल लड़े, 46 से 48। अगले साल फिर लड़ने लग गए। कौन सा युद्ध का नाम दिया? दूसरा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी के एरिया में हेड कौन बनेगा, ये डिस्प्यूट था। अंग्रेज एक को पकड़ लाए कठपुतली की तरह, ये बनेगा, दूसरे को फ्रांसीसी ले आए। दोनों असलियत में कठपुतली हैं, ये कुछ नहीं है। लड़ना दोनों को है, कलेश का कारण बीच में हमें बना दिया कि तुम्हारे राजा को हम बैठाना चाहते हैं। फिर तीसरा फिर लड़े हैं। कौन से कितने साल का युद्ध चल रहा है? सप्तवर्षीय। कहाँ चल रहा है? यूरोप में। उसकी एक लड़ाई है वांडी वॉश, जिसमें वॉश कर दिए अंग्रेजों ने, फ्रांसीसी धो दिए कि अब तुम यहाँ से चलो। उनके पौंडीचेरी पे कब्जा करके फिर एक होता ना दया करना कि चलो ठीक है कोई नहीं ये ले लो, पौंडीचेरी उनको दिया। और उस पौंडीचेरी पे ही ये बैठे रहे थे 1954 तक। 54 में तो पौंडीचेरी हमें मिला था, तो ये उनके कब्जे में था बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप थोड़ा साइड में शॉर्ट फॉर्म में इनके पास लिख लो आ पा पे, ताकि तुम्हें याद आ जाए। ऑक्स ला शपेल ही एलाश पे भी बन जाएगी पेपर में। ठीक है। आ द्वितीय के पास लिख लो पा, पा का मतलब पौंडीचेरी की संधि लिख लेना, इन्होंने नहीं लिखी पौंडीचेरी की संधि। और पे पेरिस की संधि, ये दी हुई है पेरिस की संधि। ठीक है, चलो अगले पेज पे पढ़ेंगे। युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की चुनौतियां पूर्णतया समाप्त हो गई और ब्रिटिश राज की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ब्रिटिशर्स को टक्कर देने वाले कौन लोग थे?
फ्रांसीसी। किस युद्ध में इनका सफाया कर दिया? वांडी वॉश। वैसे 3 युद्ध लड़े थे ये लोग, किस नाम से? कर्नाटक युद्ध। पहले का कारण था ऑस्ट्रिया, दूसरे का कारण हमारे एरिया का राजा कौन, और तीसरी बार भी वो सप्तवर्षीय में वांडी वॉश में लड़के क्लियर हो गया। नेक्स्ट काम का है, टिक करो। 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई बंगाल, और अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई में बंगाल मुगल सम्राट शाह आलम, बहुत इंपॉर्टेंट, अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर निर्णायक विजय प्राप्त की। कौन सी हमारी सच की हार थी? कौन सी गद्दारी के कारण हारे? हाँ, ये प्लासी के ऊपर लिख लो। ये हम हारे नहीं थे तो लड़ाई हुई ही नहीं थी, ये तो चीटिंग थी सरासर। बक्सर में ये सच बात है कि हम हारे थे। ठीक है, अगला पॉइंट टिक करो। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शक्ति मैसूर, मैसूर को डबल टिक कर लो। अब आगे अंडरलाइन करना, आंगल मैसूर युद्ध पहला 1767 से 69, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 80 से 84, बीच में कौन मर गया? हैदर अली। कब मर गया? 82 में। अगला टिक करो। तीसरा 90 से 92, और चौथा 90, ये 1799। 99 के बाद संधि क्यों नहीं हुई? मारना ही टारगेट था, संधि करनी थी, इसकी मौत हो गई। लिख लो टीपू की मौत। 1782 अपने आप लिख लो, हैदर अली की मौत सेकंड वाले के बीच में, और 1799 टीपू की हत्या की गई थी एक तरह से ये। ठीक है, ये बीच के जो पॉइंट्स हैं बेटा, ये जब मैं समझाऊंगी तब मैं इसको टिक कराऊंगी। पहले कहानी पढ़ लेते हैं हम इन 2 युद्धों की। पेज नंबर 33 पर आओ। अभी कहीं कहीं से पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाए, फिर ये सारा पढ़ेंगे। 33 पर आओ। प्लासी का युद्ध लिखा हुआ है, देखो मिला? जल्दी से टिक करो पहला पॉइंट। भारत के निर्णायक युद्धों में से एक प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लासी। नादिया, नदिया लिखा है ना, नादिया कर लो, नादिया जिला। पेज 33 पर है बेटा, सेकेंड हेडिंग। नादिया जिला गंगा नदी के किनारे। अंग्रेजी सेना ने क्लाइव को डबल टिक कर लो। क्लाइव कौन था अंग्रेजों के साथ? क्लाइव बहुत ताकतवर आदमी था, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के नेतृत्व में इसमें भाग लिया, और नवाब की सेना, अंडरलाइन करना, मीर जाफर नेतृत्व करेगा। मीर जाफर कैसा आदमी है? गद्दार। तो सेना कैसे लीड करेगी? जो लीडर ही घटिया तो सेना तो घटिया होगी। मीर जाफर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। बेटा बीच में बातचीत मत करो, जिसके पास किताब नहीं है शांति से सुन लो। अंडरलाइन करो 23 जून 1757 को युद्ध। नेक्स्ट पढ़ना, नवाब की सेना के 2 अच्छे आदमी थे, वफादार, इसके दोस्त थे, एक मीर मदान और एक मोहन लाल। देखो तीनों की राशि देखे तो म है, लेकिन एक तो महागद्दार है, कौन? मीर जाफर। कहते हैं ना राशि से बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस मीर मदान को देखो, राजा के लिए मरने को तैयार था, और वो नालायक उस लालच में सब कुछ बेच खाया उसने। ये टिक कर लो, मीर मदान मोहनलाल। पढ़ो, मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस लौट गए। ये मेनली मीर जाफर की बात है। सिराज को पकड़ के मार दिया गया। सिराज कौन? सिराजुद्दौला, राजा, नवाब। और 28 जून 57 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ये कठपुतली है, इससे खूब पैसा खाया, और जब इसकी समझ में आई ये बात तब तक बहुत लेट हो गए, फिर इसकी कीमत थी ही नहीं। किसका बेटा? फेमस नहीं है। ऐसे सबके बेटे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा तो दिमाग ही चल जाएगा, बेटे और पत्नी और ये पढ़ते पढ़ते जो बहुत जरूरी होंगे। देखो मैंने बाकियों के भी नहीं करवाए, मेन कर लो बस। मीर जाफर पे आ जाओ। 1757 से 1760 इस मीर जाफर की बहुत दुर्गत हुई बेटा, बहुत ज्यादा दुर्गत हुई। फिर मीर कासिम बनेगा, पर इन दोनों को इतना डिटेल में पढ़ने से पहले बक्सर पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ाऊंगी। एक बस बेसिक चीज पढ़ लो, फिर सारे चैप्टर्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। 35 पेज पे आओ। बक्सर का युद्ध क्या सच का युद्ध था या ये भी ऐसे ही था गद्दारी का? इसमें हम हारे हैं, और झूठ नहीं बोलना, हम सच में हारे थे इसमें। पेज नंबर 35 पर आओ, पहली लाइन बक्सर। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, इसी लाइन में बल्कि बेटा, नवाब शुजाउद्दौला, ये राजाओं के नाम पेपर में आते हैं। नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना। 3 सेनाएं आ गई ना, किस किस की? एक मीर कासिम की जो बंगाल का नवाब है, जो किसके बाद बैठाया? मीर जाफर के बाद। एक शाही सेना कहाँ से आई? दिल्ली से, मुगलों में। क्या नाम है इसका? ये था ना शाह आलम। इसके आगे सेकंड लिख लो, ये शाह आलम द्वितीय है, द्वितीय से याद रख लेना। शाह आलम सेकंड।
और एक कौन था वो, शुजाउद्दौला। पहले कौन लड़के मारा गया बिना लड़े ही बेचारा, सिराजुद्दौला। एक जैसे नाम लगते हैं, पहले सिराजुद्दौला है फिर शुजाउद्दौला। ये पेपर में सेम लगेंगे आधों को। प्लासी की लड़ाई में शुजाऊ नहीं है, वहां सिराजुद्दौला, और बक्सर के में शुजाउद्दौला। कितने लोग साथ आए हैं, 3। एक कौन, एक मीर कासिम जो सबको पकड़ के लाया, दूसरा शाह आलम सेकंड, दिल्ली की शाही सेना, मुगलों का लड़का, और तीसरा कौन, शुजाउद्दौला। कहाँ का, अवध का। इसी से तो लेगा कितने लाख रुपए, 50 लाख, और चुनार का किला। जल्दी से आगे पढ़ो। संयुक्त सेना, अंग्रेजी सेना को टिक करना, हेक्टर मुनरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेक्टर मुनरो लड़ेगा बेटा। इसी लाइन में पीछे टिक करो। अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में सेकेंड लाइन पढ़ लो। मीर कासिम की संयुक्त गठबंधन की बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। भारतीय सेना अनेक प्रकार के दोषों से युक्त थी। ठीक है, अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। बक्सर के युद्ध ने तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित, बिहार उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। कंपनी कौन, BEIC, लिख लो, ये इनकी प्रॉपर्टी बन गया। यहाँ का सारा पैसा कंपनी के खाते में जाएगा। साथ ही अवध को अंग्रेजों का कृपा पात्र बना दिया। अवध कौन सा, जिसका राजा कौन था, जिसका राजा शुजाउद्दौला। कितने लाख लिए से, 50 लाख, और तब भी ये कहा कि नीचे है तू, चुनार का किला भी और 50 लाख रुपए भी। अच्छा, क्लास ओवर हो गई है, चलो ठीक है बेटा, फिर ये कल करा दूंगी जो बाकी बातें हैं।